हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी दिनों बाद हम हमारे सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डेली जो भी करंट अफेयर के आप लोगों के एग्जाम के लिए आ रहे हैं उसको हम यहाँ पे कवर कर लें। तो चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले साइक्लोन फेंगल जो है ये काफ़ी न्यूज़ में है, तो पहले थोड़ा सा इसी के बारे में समझते हैं कि ये क्या है, किसने इसका नाम रखा है और अभी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है। जैसे कि नॉर्थ तमिलनाडु पौंडीचेरी में आप देख रहे हो कि फेंगल साइक्लोन जो है इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। जो फेंगल है, ये नाम जो है ये सऊदी अरेबिया के द्वारा प्रपोज किया गया था, एक अरेबिक ओरिजिन का नाम है। ये बेसिकली बताता है, देखो जो भी आपके साइक्लोन्स होते हैं इनका नाम मैंने आपको पहले भी पता, आई थिंक 4-5 टाइम्स हमने सेशन में जब भी डिस्कस किया है तो हमने ये बताया हुआ है कि कैसे नामांकन रखा जाता है और रोटेशन पे नाम चेंज होते रहते हैं। तो पहले तो आप लोगों का ये आज क्विज का क्वेश्चन है जो मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे कि फेंगल जो है इसका मीनिंग क्या है। मतलब अरेबिक वर्ड है बट इसका मीनिंग क्या है। ये फेंगल नाम है, मैंने आपको बताया, सऊदी अरेबिया ने नाम रखा है। नेक्स्ट नाम जो है, जो भी साइक्लोन आने वाला है वो शक्ति नाम से रहेगा, श्रीलंका के द्वारा नाम दिया गया है। उसके बाद मोन्था थाईलैंड के द्वारा नाम रखा गया है। देखो, नाम पहले ही डिसाइड होते हैं जिसमें रोटेशन से चलता है कि नेक्स्ट अब जब भी कोई साइक्लोन आएगा तो उसका नाम वो रख दिया जाएगा। तो ऐसा है। इसके बाद देखिए, जय शाह ने आईसीसी का हेड बन चुके हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के ये पहले चेयरमैन थे और नॉट चेयरमैन, सेक्रेटरी थे। तो अभी इन्होंने टुक ओवर किया है चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आईसीसी के ये चेयरमैन बन गए हैं। जय शाह इनका नाम है, अमित शाह के ये पुत्र हैं। अभी तक बीसीसीआई चला रहे थे, अब ये आईसीसी चलाएंगे। इसके बाद एक अभी आर्टिकल काफ़ी न्यूज़ में है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो ये क्या है, थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, बेसिकली होता क्या है, हमारे देश में बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च कर रहे हैं। तो होता क्या है कि रिसर्च के लिए उनको बहुत सारे जर्नल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब जर्नल्स क्या होते हैं, देखो बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, बहुत सारी अलग अलग इंडियन ब्रांड्स हैं जो अपने जर्नल देती है, जो अपने जो भी रिसर्चर्स जर्नल डालते हैं वो वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो। इसको आप एक एग्जांपल से समझ लो। मान लो आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो, क्राइम अगेंस्ट वुमेन या समथिंग इस तरीके का। अब आपको इससे रिलेटेड जो बहुत फेमस जर्नल्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे अपना रिसर्च पेपर लिखने के लिए। बट प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि वो जर्नल्स जो हैं वो पेड होते हैं, वो वेबसाइट जो हैं पेड होती हैं। तो आप वहाँ पे वो जर्नल्स परचेज नहीं कर सकते हो, हर बार हर बच्चे के पास इतना पैसा नहीं है। तो होता क्या था कि वो यूनिवर्सिटी के भरोसे बैठते थे कि यूनिवर्सिटी इसको परचेज करके देगी। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम होती थी, वो प्रॉब्लम होती थी कि मान लो देर आर 20-30-40 टाइप ऑफ कंपनीज जो अलग अलग तरीके के जर्नल अपने वेबसाइट्स पे देती हैं। तो कोई यूनिवर्सिटी एक या दो जर्नल्स की कंपनीज का पब्लिकेशन परचेस कर लेती थी, सब्सक्रिप्शन ले लेती थी, बट वो सारे का नहीं ले पाती थी क्योंकि काफी पैसा खर्च होता था। तो अभी हमारी गवर्नमेंट ने इसमें इंटरफेयर किया है और हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन होगा। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरा सब्सक्रिप्शन लेगी इन जर्नल्स का और जितनी भी आपकी स्टेट सेंटर यूनिवर्सिटीज हैं उनको प्रोवाइड करेगी। एक चीज यहाँ पे जानने वाली ये है कि ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो, आपको हमें ये जनरल पढ़ना है, आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। वो यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे होंगे उन्हीं के लिए है। इसमें 6,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के इस कॉन्सेप्ट पे। 2025, 2026, 2027 में ये स्कीम जो है ये रोल आउट होने की चांसेस हैं। देखो, आप बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे सर रिसर्च पे इतना क्यों पैसा खर्च करना है एंड ऑल। तो देखो, ये तो एक मतलब प्रूवन फैक्ट है कि किसी भी देश का ग्रोथ जो है ना वो रिसर्च से ही चलती है। जैसे अमेरिका इतने आगे क्यों है, क्योंकि वो अपने जीडीपी का एक अच्छा खासा जो पोर्शन है वो रिसर्च पे खर्च करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को भी वो चीज़ रिकग्नाइज हो रही है और वो इस तरीके में इस जगह पे कदम बढ़ा रहे हैं इस डायरेक्शन में। इसके बाद देखिए, एक आर्टिकल है, एनआईए इन्वोक्स यूएपीए बीएनएस एंड आर्म्स एक्ट इन मणिपुर केसेस। ये अभी 27 नवंबर की न्यूज़ है। तो थोड़ा सा ये देखते हैं। पहले तो मणिपुर में क्राइसिस आपको याद होगा, मैं जल्दी से आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, फिर हम यूएपीए के बारे में देखेंगे। आपको याद होगा मणिपुर में अब काफ़ी समय हो चुका है, ये क्राइसिस शुरू हुई थी दो कम्युनिटीज़ के बीच में। और बेसिकली वहाँ पे ये था कि लोग जो हैं वो ये चाह रहे थे कि हमें भी एसटी कैटेगरी में डाल दिया जाए। मणिपुर का थोड़ा डायनामिक्स भी समझते हैं। यहाँ पे यूएपीए इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो अभी हम इसको देखेंगे कि क्या है यूएपीए, कैसे चीज़ें होती हैं यूएपीए में। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप कैसे उसको करेंगे। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 का ये एक्ट है। ये बोथ इंडियंस एंड फॉरेनर्स पे एप्लीकेबल है। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि भाई यूएपीए जो है वो इंडियन पे लगता है कि फॉरेन पे लगता है, तो दोनों पे लग सकता है। इट विल बी एप्लीकेबल टू द ऑफेंडर्स इन द सेम मैनर। जैसे कि आप भारत में कोई क्राइम करोगे तब भी आपको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा, भारत के आउटसाइड भी करोगे तो भी आपको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा।
अगर यूएपीए की हम बात करें तो इसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती है वो चार्जशीट फाइल करने में 180 दिन ले सकती है। अब ये एक बहुत बड़ा इसमें एक्सेप्शन दिया हुआ है। देखो नॉर्मली केसेस में इतना टाइम नहीं मिलता है, अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो आपको चार्जशीट फाइल करनी है, लेकिन यहाँ पे 180 दिन तक यूएपीए केसेस में जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो टाइम ले सकती हैं इन्वेस्टिगेट करने में, कोर्ट से और आगे इसको भी टाइम बढ़वा सकती हैं। तो यूएपीए इज अ वेरी मतलब कह सकते हो स्ट्रिक्ट टाइप ऑफ एक्ट। जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है ये पावर देता है गवर्नमेंट को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर करने के लिए कि ये अनलॉफुल एसोसिएशन है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आपको याद होगा, अभी मुझे बिल्कुल नाम याद नहीं आ रहा है, बट केरला में एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको यूएपीए के तहत अनलॉफुल एसोसिएशन जो है घोषित कर दिया गया था सरकार के द्वारा। द लॉ स्टेट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन शैल बी डीम्ड टू बी इन्वॉल्व इन टेररिज्म इफ इट कमिट्स और पार्टिसिपेट इन एक्ट ऑफ टेररिज्म। मतलब बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन कब टेररिज्म की कैटेगरी में कहलाएगी, तो वो कुछ ऐसा काम करती है या एक्ट ऑफ टेररिज्म में इन्वॉल्व होती है, टेररिज्म प्रमोट करने में लोगों की मदद कर रही है, फिर प्रिपेयर फॉर टेररिज्म करवा रही है, अदरवाइज इन्वॉल्व इन टेररिज्म, किसी भी तरीके से टेररिज्म से अगर कोई भी संपर्क है तो वो इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर जो है वो ट्रीट किए जा सकते हैं। एज पर अमेंडमेंट ऑफ 2019 में इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें बेसिकली ये कहा गया था कि डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये अप्रूवल दे सकते हैं सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन द केस इज इन्वेस्टिगेटेड बाय द सेड एजेंसी। जैसे इसको आप ऐसे समझ लो कि कोई एक्स नाम का बंदा है, उसके ऊपर यूएपीए के तहत जांच चल रही है, तो उस केस में अगर चीजें सामने निकल के आती हैं, जरूरत पड़ती है कि उसकी प्रॉपर्टी सीज करनी पड़े, तो वो सब किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया था कि किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। देखो 2019 से पहले यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, अनलॉफुल एसोसिएशन की बात हो रही है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, बट किसी इंडिविजुअल बंदे की बात नहीं हो रही कि कोई इंडिविजुअल बंदा का टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तब क्या। तो यहाँ पे इस चीज को इंश्योर करने के लिए ये भी किया गया है कि भैया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अनलॉफुल एसोसिएशन ठीक है, अब कोई इंडिविजुअल भी डेजिग्नेट किया जा सकता है टेररिस्ट के कैटेगरी में अंडर यूएपीए। तो ये एक अच्छा चेंज यहाँ पे किया गया था। सेक्शन 15, 17 एंड 18 ऑफ यूएपीए काफी एग्जाम में आता है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं यूएपीए के। सेक्शन 15 जो है ये टेररिस्ट एक्ट क्या होता है उसको बताता है। सेक्शन 17 जो है ये पनिशमेंट बताता है फॉर रेजिंग फंड फॉर कमिटिंग अ टेररिस्ट एक्ट। सेक्शन 18 जो है ये बताता है पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी एक्सेट्रा टू कमिट टेररिस्ट एक्ट और एनी एक्ट प्रिपरेटरी टू कमिट टेररिस्ट एक्ट। तो ये 3 सेक्शंस आपको पता होने चाहिए यूएपीए के, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, किस ईयर में आया, अमेंडमेंट कब हुआ, क्या अमेंडमेंट हुआ, क्यों आया, ये सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। क्यों आया है तो बहुत बेसिक रीजन आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी देश की लॉ एजेंसीज को ये नीड समझ में आई होगी कि हमें टेररिस्ट जो देश में बढ़ रही हैं, जो इस तरीके की ताकतें बढ़ रही हैं, उनको रोकने के लिए कोई लॉ चाहिए जिससे कि लॉ एजेंसीज जो हैं वो प्रॉपरली काम कर सकें। तो वहां से आप कह सकते हैं कि ये भारत में आया होगा। यूएपीए ट्रिब्यूनल का भी इसमें एक कॉन्सेप्ट है, क्या है, सेंटर डिक्लेरेशन। अगर कोई गवर्नमेंट, आप ऐसे समझ लो, इसको बहुत ही एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो कोई एक्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि भाई ये अनलॉफुल है अंडर यूएपीए, तो ये जो ट्रिब्यूनल तक ये नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट के द्वारा पहुंचना चाहिए 30 दिन के अंदर, और अगर किसी को लगता है कि ये सही नहीं है तो वो इस पर्टिकुलर दौरान में इसके अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन ले सकता है। तो ट्रिब्यूनल जो है वो एसोसिएशन को बुलाती है, नोटिस इन राइटिंग टू शो कॉज विद इन 30 days व्हाई इट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड अनलॉफुल, देन इट होल्ड्स एन इंक्वायरी एंड डिसाइड द मैटर विद इन 6 months। कॉन्स्टिट्यूशन ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 person हु हैज टू बी अ हाई कोर्ट जज। ठीक है, तो ये नंबर भी पता होनी चाहिए आपको, कितने लोगों का संख्या होती है इस ट्रिब्यूनल में, तो 1 single जज की बात होती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज की कुछ हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे कि 8 year old दिवित रेड्डी बिकम्स द वर्ल्ड चैंपियन। तो दिवित रेड्डी जो हैं हैदराबाद से हैं एंड इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप में। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए आपको। सीएम रियो इनॉग्रेट्स न्यू फैसिलिटीज एट किसामा फॉर हॉर्नबिल फेस्ट। तो चीफ मिनिस्टर नेवियो रियो जो हैं इन्होंने न्यू फैसिलिटीज लॉन्च करी हैं अभी, न्यू हेरिटेज विलेज किसामा। 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है अभी मनाया गया था। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है या इस तरीके की चीज़ें, तो आपको पता होना चाहिए कि नागा कल्चर को प्रिवेंट करने के लिए, वहाँ की जो लोकल आपके जो कल्चर्स हैं उसको बचाने के लिए इस फेस्टिवल को हर साल मनाया जाता है। 8 स्टार्टअप सेलेक्टेड अंडर नेशनल क्वांटम मिशन। ठीक है, चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर। तो मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने लॉन्च किया है चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन न्यू दिल्ली के अंदर। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं माई बिलोव्ड लाइफ बाय अमित्व कुमार। तो ये स्टोरी है द जाडू कुंवर एंड हिज डॉटर जुगनू फ्रॉम ए स्मॉल विलेज इन बिहार। तो ये बुक है, ठीक है, आप इस बारे में पढ़ सकते हैं। श्री पीयूष गोयल लॉन्चेज,
ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देन दिस इज ऑल्सो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। इंडियन आर्मी लॉन्चेस एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स। तो ये क्या है, इंडियन आर्मी के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने लॉन्च किया है एकलव्य, एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है इंडियन आर्मी के लिए। बेसिकली ये कोशिश ये करेगा कि आर्मी की ट्रेनिंग को डिजिटल लेके जाया जाए, डिजिटली बहुत सारी चीज़ों को ट्रेन किया जाए। जैसे कि आज की डेट में आप देखते हो कि हर जगह पे डिजिटलाइजेशन हो चुका है, तो इंडियन आर्मी में भी डिजिटली ट्रेनिंग देने की एक कोशिश करी गई है। और बेसिकली इसकी इन्होंने थीम भी रखी है, इंडियन आर्मी इसकी थीम बोल रहा हूँ, इंडियन आर्मी 2024 की थीम भी थी ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन, मतलब बेसिकली कैसे इंडियन आर्मी में टेक्नोलॉजी को इम्प्लांट किया जाए। तो उसी के चलते हुए आप देख सकते हो कि ये भी एक कदम इनके द्वारा उठाया गया है। देन दिस MCQs बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू एंड चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। तो ये मैंने आपको ऊपर बताया, आपका प्रैक्टिस यहीं का यहीं होता जा रहा है। क्लासिकल म्यूजिशियन घनवंतन रत्नम हैज बीन अवॉर्डेड सिंगापुर प्रेस्टिजियस कल्चरल मेडोलियन। तो ये किस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, फ्लूट को ये प्ले करते हैं। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट AI थिंक टैंक FLC। तो फ्यूटरनिस करके कंपनी है, इन्होंने ये लॉन्च किया है। FLC का बेसिकली मतलब है फ्यूटरनिस लीडरशिप काउंसिल। ये एक AI थिंक टैंक है जो डिसाइड करेगा कंपनी कैसे आगे बढ़नी है, क्या होना है। विच मिनिस्ट्री वॉन द गोल्ड अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन डिस्प्ले एट इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इज द आंसर। देन हु क्लिंच हिज 4th Formula 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप एट द लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स। तो मैक्स वेस्टेपेन जो है उनको ये मिला है। मैक्स वेस्टेपेन उनको 4th कंसेक्यूटिव Formula 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल मिला है। 5th आए हैं लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स में। अभी ये किस कंट्री के हैं ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विच मिसाइल डिड नॉट टेस्ट फायर फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर्ड INS ऑलराइट सबमरीन इन द बे ऑफ बंगाल ऑन 28/2024। डिड नॉट बोल दिया मैंने, विच मिसाइल डिड इंडिया टेस्ट आया है, तो K4 इज द आंसर। इन 2024 हु रिकमेंडेड टू बी अपॉइंटेड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम लेड बाय CJI संजीव खन्ना। तो जस्टिस मनमोहन इज द आंसर। Who has been renowned by the search cum selection committee of MOPNG to become, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको बिल्कुल अलग कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रिकमेंड किया है सेंटर को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन टू द टॉप कोर्ट। द रिकमेंडेशन वॉज मेड एट द मीटिंग एट द कॉलेजियम हेल्ड ऑन November 20, 2024। तो ये आपका समझ में आ गया होगा आपको कि हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए जो नाम रिकमेंड किया है वो पूछा है। कॉलेजियम सिस्टम कैसे वर्क करता है पता है ना आपको, एक बार रिवाइज करा दूं क्या, चलो करा देते हैं। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, कॉलेजियम सिस्टम में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट जजेस बैठते हैं, ठीक है, बैठते हैं मतलब ग्रुप होता है। अब ये क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कौन बंदा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आएगा या कौन सुप्रीम कोर्ट का लॉयर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन के आएगा, इस तरीके की चीजें डिसाइड होती हैं। तो ये डिसाइड करने का प्रोसेस क्या होता है, मान लो कॉलेजियम सिस्टम ने एक नाम है एक्स, ये नाम चुना कि भाई ये बंदा जो है ये हाई कोर्ट फला है, हाई कोर्ट में है, अब ये सुप्रीम कोर्ट में जज बन के आएगा। ये नाम जो है वो गवर्नमेंट के पास भेज दिया जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट को कोई नाम सही नहीं लगता है, उनको ऐसा लगता है कि यार ये बंदा जज बनने के लिए सही नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट मना कर सकती है, जवाब है नहीं। गवर्नमेंट ये कह सकती है कॉलेजियम से कि भैया ये नाम हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप इस नाम को फिर से रिकंसीडर करिए। तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो नाम फिर से आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिकंसीडर करने को मना कर दिया और उन्होंने कहा नहीं भाई हमें तो ये एक्स नाम का बंदा जो है ये सही लग रहा है, आप इसको जज बनाइए सुप्रीम कोर्ट का, ये नाम वापस गवर्नमेंट को भेज देती है, तब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, उनको उस सामने वाले बंदे को एज ए जज अपॉइंट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का। ये एक एग्जांपल आपको हाइपोथेटिकली समझाया है मैंने। अब इसमें ऐसा एक लूपहोल है जो कभी कभी सरकारें कर लेती हैं, वो ये कर लेती हैं कि ठीक है जब सेकंड टाइम पे नाम कॉलेजियम ने रिकमेंड कर दिया तो गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं करती है, वो जो नाम होता है वो उनके टेबल पे पड़ा रहता है और वो डिले कर देती है अपॉइंटमेंट में, बहुत बार ऐसा होता है। तो ये यहाँ पे आप देखते हैं, तो दिस इज क्या, कॉलेजियम सिस्टम। हु हैज बीन रिकमेंडेड बाय द, ये मैंने आपको बताया कि दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये हमने पूरा अभी ऊपर देखा है उसी का शॉर्ट में, दिस इज देयर। यहाँ पे विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इंट्रोड्यूस न्यू कॉटेज पॉलिसी 2024 एम्ड एट इनहेंसिंग क्रेडिट एंड मार्केट सपोर्ट फॉर आर्टिसंस एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो गुजरात इज द आंसर, ठीक है। तो आज हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखे, जैसे कि हमने ये वन लाइनर, MCQs, ये सारी चीज़ें देखी। इसके अलावा आपने स्टार्टिंग में जो हमने डिटेल में आर्टिकल्स डिस्कस किए, तो हमने साइक्लोन जो अभी आया है हमारे साउथ इंडिया में उसके बारे में समझा, प्लस देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जैसे कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन वाला एक पॉलिसी था वो हमने देखा। बाकी आज न्यूज़पेपर में और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है नहीं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो वो वहाँ पे हमने कवर नहीं किए हैं। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब द चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से कल हमारे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।